हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको लेसन नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या बताया गया है। राष्ट्रपति की वित्तीय व न्यायिक शक्तियों को समझाइए। हमने इससे पहले प्रश्न में पढ़ा था राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रशासनिक शक्तियाँ, दूसरी थी विधायी शक्तियाँ, इसके बाद आती हैं वित्तीय व न्यायिक शक्तियाँ। तो ये सामान्यकालीन शक्तियों में आती हैं। यदि आपके लिए प्रश्न आ जाता है राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों का वर्णन कीजिए, तो उसमें आपके लिए चारों शक्तियां आती हैं। प्रशासनिक कार्यपालिका और प्रशासनिक शक्तियां, विधायी शक्तियां जो हम पिछले प्रश्न में पढ़ चुके हैं, दोनों शक्तियों का पूरा वर्णन, और फिर वित्तीय शक्ति और न्यायिक शक्तियां। ये चारों शक्तियां सामान्यकालीन शक्तियों में आती हैं। तो ये विशेष ध्यान रखें, यदि ऐसा प्रश्न को परीक्षा में पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों का वर्णन कीजिए, तो उसमें हमने जो पिछले प्रश्न में दोनों शक्तियों का वर्णन पढ़ा, और ये जो वित्तीय और न्यायिक शक्तियां ये भी उसमें सम्मिलित हो जाती हैं। तो इसका उत्तर समझते हैं। राष्ट्रपति की वित्तीय व न्यायिक शक्तियां निम्न हैं। पहली है वित्तीय शक्ति। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31। इस वर्ष के 2020 के बोर्ड परीक्षा के पेपर में यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है। वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? तो वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के सामने भारत सरकार की उस वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण रखवाएगा। क्या रखवाता है? आय व्यय का विवरण रखवाएगा। आय व्यय का विवरण कौन रखता है? अभी हम पढ़ चुके हैं। कौन रखता है? वित्त मंत्री। कौन रखता है? वित्त मंत्री। उसकी आज्ञा के बिना, इसकी आज्ञा के बिना, राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना धन विधेयक और अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तुत नहीं की जा सकती। धन विधेयक पैसे से संबंधित, अनुदान मांगे कहने का मतलब है किसी को छूट देना, सब्सिडी देना, अनुदान देना, वो जो मांगे हैं, तो वो मांगे लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती। किसकी अनुमति के बिना? राष्ट्रपति की अनुमति के बिना। अगली है न्यायिक शक्तियां। संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत को अपनाया गया है। वह उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्मित न्याय की कार्य व्यवस्था में संबंधित नियमों के संबंध में राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक। जो उच्चतम न्यायालय द्वारा जो निर्मित न्याय की जो कार्य व्यवस्था है, उससे संबंधित नियम की स्वीकृति कौन देता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को एक अन्य महत्वपूर्ण शक्ति क्षमादान है। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। यानी किसी मुजरिम को सजा दी गई हो, तो देखिए जैसे राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति के अंतर्गत दंड प्राप्त व्यक्ति को, जिसको दंड दिया हुआ है, सजा दी हुई है, क्षमा प्रदान करना है, दंड को कुछ समय के लिए स्थगित करने का अधिकार भी प्राप्त है। यानी सजा को कम कर सकता है, सजा को स्थगित कर सकता है, और क्षमा भी प्रदान कर सकता है, राष्ट्रपति को कुछ ऐसा लगे तो। आगे देखिए प्रश्न नंबर 17। राष्ट्रपति की आपातकालीन या संकटकालीन, कोई भी शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है इसमें। या तो लिख दे राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों की विवेचना कीजिए, या लिख दे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की विवेचना कीजिए। दोनों ही प्रकार के प्रश्न का उत्तर एक ही होगा, केवल शब्द का अंतर होगा। देखिए उत्तर, संकट की स्थिति का सामना करने के लिए संविधान द्वारा राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। वर्तमान समय में संविधान के संकटकालीन प्रावधानों की स्थिति निम्न है। देखिए पहली जो संकटकालीन जो शक्ति है, युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति की स्थिति में, युद्ध हो जाए
किसी देश के द्वारा आक्रमण कर दिया जाए या अपने देश के अंदर आंतरिक अशांति हो जाए, तो उस स्थिति के संबंधित संकटकालीन जो व्यवस्था है वो क्या है। देखिए क्या है। पहली जो व्यवस्था है, देखिए मूल संविधान के अनुच्छेद 352, ये व्यवस्था युद्ध, बाहरी आक्रमण, आंतरिक अशांति की अनुच्छेद जो संकटकालीन व्यवस्था है किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 352। ध्यान रखने योग्य बात है, हमारे संविधान में यह व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है, 352, कि यदि राष्ट्रपति को यह ज्ञात हो जाए कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण भारत या इसके किसी भाग की शांति व्यवस्था नष्ट होने का भय है, तो इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने पर या इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने की आशंका होने पर, राष्ट्रपति को यह परिस्थिति उत्पन्न हो जाए या आशंका हो जाए, तो राष्ट्रपति संकटकालीन व्यवस्था की घोषणा कर सकता था। पहले संसद की स्वीकृति के बिना यह भी घोषणा 2 माह तक लागू रहती है, और संसद से स्वीकृत हो जाने पर शासन इसे तब तक लागू रखना चाहता था या रख सकता था। संविधान संशोधन 1948 के बाद वर्तमान समय के इस संबंध में व्यवस्था क्या है, निम्न प्रकार है। अब इस प्रकार का आपातकाल, देखिए पहला क्या है, पहले ये व्यवस्था थी, पर संविधान में संशोधन कब हुआ, 44 में संविधान संशोधन हुआ। उस संशोधन के अनुसार क्या हुआ है, देखिए अब इस प्रकार का आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, क्या कर दिया है, सशस्त्र विद्रोह अथवा इस प्रकार की आशंका होने पर ही घोषित किया जाएगा। केवल आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता। पहले केवल आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल घोषित किया जा सकता था, परंतु ये वर्तमान में स्थिति को बदल दिया गया है। आगे देखिए, दूसरा है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकालिक घोषणा तभी की जाएगी जब मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे। तीसरी है घोषणा के 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत, पृथक पृथक संसद के दोनों सदनों के कुल बहुमत या उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी। कहने का अर्थ यह है कि 1 माह के अंदर संसद को विशेष बहुमत से या पृथक पृथक अलग अलग बहुमत से संसद के दोनों सदनों में है, लोकसभा राज्यसभा में, कुल बहुमत का या उपस्थित जो भी उपस्थित हैं और मतदान में जो भाग लेने वाले हैं वो सदस्य कितनी % वोटिंग करें, 2/3 बहुमत से इसके पक्ष में हों, तो इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी और इसे लागू रखने के लिए प्रति 6 माह बाद स्वीकृति आवश्यक हो। यदि इसे लागू रखना है तो 6 माह के लिए स्वीकृति आवश्यक होगी, नहीं तो नहीं होगी। आगे है लोकसभा में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकालिक घोषणा को क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। यदि लोकसभा में उपस्थित एवं मतदान में जो भाग लेने वाले जो सदस्य हैं ये साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत आधे से अधिक लोग आपात की घोषणा को समाप्त भी कर सकते हैं। किससे, साधारण बहुमत से। तो ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। आगे देखिए, जो दूसरी आपातकालीन जो व्यवस्था, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न संकटकालीन व्यवस्था, अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या राज्यों में जो संकटकालीन जो व्यवस्था है, संवैधानिक तंत्र व्यवस्था है, वो विफल हो जाए तो अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्य किसी प्रकार के समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, यानी राज्य की शासन व्यवस्था संवैधानिक तौर पर, कानूनी तौर पर नहीं चलाई जा रही, तो वह उस राज्य के लिए संकट काल की घोषणा कर सकता है। कौन, राष्ट्रपति।
संसद की स्वीकृति के बिना यह घोषणा 2 माह से अधिक की अवधि के लिए लागू नहीं रहेगी, केवल 2 माह तक रहती है। यदि संसद स्वीकृति कर दे तो इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। संसद के द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर राज्य में 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। संसद इस प्रस्ताव को पास कर दे तो इसे कितने दिन तक और बढ़ाया जा सकता है? 6 माह के लिए। इस प्रकार प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने साधारण बहुमत से पास किया जाना आवश्यक है, यानी लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा। किसी भी परिस्थिति में 3 वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रखा जा सकता। ये विषय ध्यान रखने वाली बात है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्ष तक लगाया जा सकता है? 3 वर्ष तक। और राष्ट्रपति 2 माह तक इसको लागू रख सकता है और संसद की स्वीकृति इसको आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। 2 माह के बाद ये अवधि समाप्त हो जाती है या आपातकाल समाप्त हो जाएगा यदि संसद इसे आगे प्रस्ताव को पास नहीं करती। प्रस्ताव पास करती है तो इसे 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार 6 महीने करके इसको अधिकतम कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है? 3 वर्ष तक। आगे बात करते हैं वित्तीय संकट काल की घोषणा। ये विषय ध्यान रखने वाली बात है। वित्तीय संकट काल की घोषणा की विधि अनुच्छेद 360 के अनुसार जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिसमें भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। यानी राष्ट्रपति को यह आभास हो जाए कि हमारे देश में वित्तीय संकट की स्थिति है या साख को खतरा है तो ऐसी घोषणा के लिए भी वह ही अवधि निर्धारित है जो प्रथम प्रकार के संकट की घोषणा के लिए है। यानी अधिकतम इसको वही है, अधिकतम कितने वर्ष के लिए रखा जा सकता है? 3 वर्ष के लिए। और राष्ट्रपति घोषणा करने के बाद संसद की स्वीकृति इसमें आवश्यक है। तो ये विषय ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो ये थी राष्ट्रपति की शक्तियां। हमने पिछले प्रश्नों में कल पढ़ी और आज ये 2 प्रश्न पढ़े। तो ये राष्ट्रपति की शक्तियां थी। मुख्य रूप से मैंने आपके लिए बताया था कि अलग से प्रश्न राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों के बारे में पूछा जा सकता है। तो जो अभी हमने इस प्रश्न में पढ़ी, राष्ट्रपति की 3 संकटकालीन शक्तियां हैं और राष्ट्रपति की सामान्य कालीन शक्तियां मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, 4 हैं। और अलग से टॉपिक दे के पूछा जा सकता है तो उसका भी जवाब आप दे सकते हैं। यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर पूछें। थैंक यू, धन्यवाद।